चंद्रपुर के राजा चंद्रभान को अलग अलग तरह के पक्षी पालने का बहुत ही शौक था। इसलिए उन्होंने अपने राजमहल के नज़दीक एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया हुआ था, जिसमें अलग अलग तरह के पक्षी रखे हुए थे। नगर में कोई ऐसा व्यापारी आता जो पक्षियों को बेचता था तो वो राजा चंद्रभान के पास अवश्य जाता था और राजा चंद्रभान उसे मुंह मांगी कीमत देकर अपने पसंद के पक्षी खरीद लेता था। इसके अलावा राजा खुद भी अक्सर जंगल में जाकर पक्षियों को पकड़ता था। एक बार की बात है, राजा जंगल में गया। वहां पर उसे कई तरह के तोते और दूसरे पक्षी दिखाई दिए कि तभी राजा की नज़र एक हिरन पर जा पड़ी। राजा उस हिरन को जिंदा ही पकड़ना चाहता था। राजा ने अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे लगा दिया। हिरन भागते भागते झाड़ियों में कहीं गुम हो गया और राजा के हाथ ना लग सका। अब राजा चंद्रभान बहुत ही मायूस होकर वापस अपने महल की तरफ लौटने लगा, लेकिन वो जंगल में भटक चुका था और रास्ता भूल गया था। हिरन का पीछा करते हुए वो जंगल में ना जाने कितनी दूर तक आ चुका था। उसके आसपास घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। राजा चंद्रभान सोचने लगा, जंगल में रुकना ठीक नहीं है और उसे किसी रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो महल पहुंच सके या फिर अपने साथियों से मिल सके। ये सोचकर राजा एक सीधे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। राजा को चलते हुए काफी देर हो चुकी थी, परंतु उसे कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अब तो सूरज भी ढलने लगा था और राजा अंधेरा होने से पहले महल पहुंचना चाहता था। चलते चलते राजा को एक पगडंडी मिल गई और वो उस पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर तक चलने पर उसे रोशनी नजर आने लगी। राजा उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ता गया। नजदीक पहुंचने पर उसे पता लगा कि वो एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के आगे किसान और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। किसान राजा को देखकर हैरान हुआ और उसने घबराते हुए पूछा, महाराज आप यहाँ पर कैसे? राजा बोला, मैं यहाँ पर पक्षी पकड़ने के लिए आया था और एक हिरन का पीछा करते हुए मैं रास्ता भूल गया। मैं यहाँ पर रात गुजारना चाहता हूँ, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। किसान ने बेचैन होकर कहा, महाराज ये सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, मगर आप यहाँ पर कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो अच्छा बिस्तर तक नहीं है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ? मैं भी अगर एक किसान होता तो क्या मैं राजमहल के मुलायम बिस्तर पर सोता? इसके बाद किसान ने राजा के घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और घोड़े के सामने खाने के लिए कुछ घास डाल दी। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान बोला, महाराज मेरा नाम सरजू है। और फिर राजा ने कहा, अच्छा अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान हो तो मेरे लिए लेकर आओ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। किसान कहने लगा, हजूर मेरे पास तो आपके खाने के लायक कुछ भी नहीं है, बस कुछ सूखी रोटियां पड़ी हैं और वो आप नहीं खा पाएंगे। राजा ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं रोटियां खा लूंगा, तुम बस लेकर आ जाओ। किसान हैरानी से राजा की ओर देखने लगा और फिर सुबह की बनी हुई बासी रोटियां लेकर आ गया। राजा ने रोटियां खाई, पानी पिया और ईश्वर का धन्यवाद किया। बहुत ज़्यादा थके होने के कारण राजा चंद्रभान को जल्दी ही नींद आ गई। जब सुबह हुई तो राजा ने अपने वापस जाने की तैयारी की। वो किसान सरजू से बोला, अगर तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझे जरूर मिलना। अब मुझे रास्ता बता दो ताकि मैं जंगल से बाहर निकल सकूं। सरजू ने राजा को रास्ता समझाया और फिर वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। सरजू ने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ में एक सोने का हार था। पत्नी कहने लगी, जिस जगह पर महाराज सोए हुए थे ये सोने की माला वहीं पर पड़ी हुई थी। सरजू ने अपनी पत्नी के हाथ से वो सोने की माला ले ली और कहने लगा, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी के अभी राजमहल जाना चाहता हूँ। ये सोने का हार मैं महाराज को वापस दे दूंगा। पत्नी कहने लगी, अरे ये तुम क्या कहते हो जी, घर आई हुई दौलत को भला कोई ठुकराता है? और फिर पत्नी गुस्से में कहने लगी, तुमने कोई चोरी थोड़े ही ना की है, इसे बेचकर हम आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं। सरजू ने उस सोने की माला को उलट पलट कर देखा, उसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। अपनी पत्नी की बात सुनकर सरजू को गुस्सा आ गया और वो बोला, अरे भाग्यवान, तुम सोच समझ कर बात करो। ये सोने का हार ना तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है और ना ही मेरी मेहनत की, तो फिर हम इसे नहीं रख सकते। मैं इसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप रोटियां बना दो। और फिर उसी शाम को सरजू राजमहल में जा पहुंचा। राजमहल के पहरेदारों ने
सरजू को महल के दरवाजे पर ही रोक लिया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। सरजू ने पहरेदार को बहुत ही विनती की, परंतु फिर भी वो नहीं माने। आखिरकार सरजू ने पहरेदार से कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे अंदर मत जाने दो, लेकिन महाराज से केवल इतना कह दो कि कल शाम वाला सरजू आया है। पहरेदार उसकी बात मान गए और ये खबर अंदर महाराज तक पहुंचा दी गई। महाराज ने आदेश दिया, फौरन सरजू को अंदर लेकर आया जाए। सरजू ने महाराज को प्रणाम किया और फिर वो सोने की माला महाराज के सामने रख दी। महाराज चंद्रभान इस बात से बहुत ही खुश थे और कहने लगे, सरजू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। ये सोने की माला मैंने जानबूझकर वहां पर छोड़ी थी। ये बात सुनकर सरजू हैरान रह गया और कहने लगा, हजूर, जानबूझकर? राजा ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। अब तुम उस परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो और तुम इनाम के हकदार हो। देखो, ऐसा है कि मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज दरबार में एक खजांची की नौकरी देता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? सरजू ने कहा, हजूर, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप मुझे जो भी आदेश देंगे मैं वही करूँगा। परंतु महाराज, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, फिर भी आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। सरजू ने अपनी पत्नी को भी वहीं पर बुला लिया। राजा ने सरजू और उसकी पत्नी को रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान मकान दिलवा दिया। अब सरजू खजांची के तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करने लगा। राजा चंद्रभान सरजू के काम से बहुत ही खुश थे। इसके अलावा राजा कभी कभी सरजू से अपने राजपाट के कामों में भी सलाह ले लिया करते थे और राजा को उसकी सलाह बहुत पसंद भी आती थी। इसी प्रकार कुछ दिन बीते। दूसरी तरफ महाराज की पत्नी को महाराज के द्वारा अपने खजांची के साथ सलाह मशवरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर महाराज से कहती थी, महाराज, आप अपने खजांची से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि असल में तो वो एक गरीब किसान ही है। आपने इसे आवश्यकता से अधिक सम्मान दिया है। परंतु महाराज जानते थे कि सरजू एक बहुत ही ईमानदार और समझदार आदमी है। वो अपनी पत्नी की ऐसी बातों को हमेशा अनसुना कर दिया करते थे। असल बात तो ये थी कि रानी का सगा भाई भी इसी राजमहल में रहता था। रानी चाहती थी कि महाराज उनके भाई को अपना सलाहकार बना लें। वो हमेशा किसी ऐसे मौके की तलाश में रहती थी जब सरजू को नीचा दिखाया जा सके। एक दिन की बात है, रानी महाराज से कहने लगी, आप हमेशा अपने खजांची से सलाह करते हैं, आपने कभी मेरे भाई को मौका नहीं दिया। उसके अंदर भी बुद्धि और समझदारी की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि मेरा भाई आपके खजांची से भी ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार है। राजा चंद्रभान कहने लगा, रानी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे भाई और अपने खजांची दोनों के बीच एक बुद्धि की परीक्षा रखूंगा। जो भी उस परीक्षा में खरा उतरेगा उससे सिद्ध हो जाएगा कि दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है। अगर तुम्हारा भाई इस परीक्षा में खरा उतरा तो मैं अवश्य ही उसे अपने दरबार में सलाहकार बना लूंगा। रानी बोली, ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और फिर राजा ने अपने खजांची और रानी के भाई को बुलाया। उन दोनों से कहा, तुम दोनों तैयार हो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। राजा अपने खजांची और रानी के भाई को लेकर महल से कुछ दूर जा पहुंचे, जहां पर एक खुले मैदान में मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। राजा ने रानी के भाई सुदर्शन से कहा, सुदर्शन, तुम ये बड़ा सा मिट्टी का ढेर देख रहे हो ना, तुम्हें इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदलना होगा। तुम्हारे पास 20 दिन का समय है। इतना कहकर महाराज वहां से चले गए और फिर वो अपने खजांची को लेकर एक दूसरी जगह पर जा पहुंचे। वहां पर भी एक खुले मैदान में वैसा ही मिट्टी का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। राजा ने अपने खजांची सरजू से कहा कि आपको भी इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदलना है और आपके पास इस काम के लिए सिर्फ 20 दिन का समय है। इस दौरान राजा की पत्नी भी उन्हीं के साथ थी और फिर राजा रानी दोनों वापस महल में आ गए। अब वे दोनों अगले 20 दिन बीतने का इंतजार करने लगे। इस अवधि के दौरान रानी का भाई सुदर्शन ये सोच सोचकर बहुत ही परेशान था कि मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे बदला जाए। आखिर में उसे लगा कि शायद राजा का ये कहना था कि इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई खजाना दबा हुआ है। ये सोचकर वो मिट्टी के ढेर को हटाने लगा और उस जगह को खोदने लगा, परंतु उसे कोई फायदा ना हुआ। वहां पर खुदाई करने के बाद भी उसे कोई सोना नहीं मिला और वो थक हार कर बैठ गया। अब 20 दिन का समय पूरा हो चुका था। राजा और रानी दोनों ने ये फैसला किया कि अब उन्हें जाकर देखना चाहिए
कि उनकी दी गई परीक्षा में कौन खरा उतरा। राजा रानी सबसे पहले उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर रानी का भाई सुदर्शन था। वहां पहुंचने पर दोनों ने देखा कि मिट्टी का ढेर वैसे का वैसा ही लगा हुआ था और रानी का भाई सिर पर हाथ रखे हुए एक तरफ बैठा था। ये देखकर राजा रानी दोनों को बहुत ही हैरानी हुई। इसके बाद वे दोनों उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर खजांची सरजू को काम दिया गया था। जब राजा रानी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो मिट्टी का बड़ा सा ढेर वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर कई मिट्टी के बर्तन मौजूद थे, जैसे घड़ा, सुराही, मटका वगैरह वगैरह। खजांची राजा को देखते ही उनके पास आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, ये जो सामान आप देख रहे हैं वो मैंने इसी मिट्टी के ढेर से बनाया है। मैंने कई कुम्हारों को इस काम पर लगाया और ये सब तैयार करवाया है। अब सारा सामान बनकर तैयार है। मैं इन्हें बाजार में बेचकर सोने की अशर्फियाँ इकट्ठी कर सकता हूँ। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। ये सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपनी रानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, महारानी जी, आपने हमारे समझदार खजांची का दिमाग तो देख ही लिया कि किस तरह से वो मिट्टी के ढेर को सोने में बदल सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आपका भाई है जो हमारी परीक्षा में बिल्कुल असफल रहा। अब आप ही ये बताइए कि खजांची के साथ हमारा सलाह मशवरा करना गलत है। राजा की बात सुनकर रानी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, महाराज, आपने जो भी फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। आज के बाद मैं आपसे कभी भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से राजा की नज़रों में अपने खजांची की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई और अपने खजांची की अक्लमंदी से खुश होकर राजा ने उसे अपना महामंत्री बना लिया। अब तो सरजू राजा का सबसे खास आदमी बन चुका था। वो अक्सर राजपाट के कामों में राजा को सलाह देने लगा। जब भी राजा के दरबार में कोई फरियादी अपनी समस्या लेकर आता तो राजा अपने महामंत्री से उसके बारे में विचार अवश्य करता था। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में 4 भाई एक अजीब सी समस्या लेकर आए। सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, कुछ समय पहले हमारे पिता की मृत्यु हो गई थी। वे हमारे नगर के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थे। मृत्यु से थोड़ी देर पहले उन्होंने हम चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और हमसे कहा, बेटों, मैंने अपनी सारी धन संपत्ति तुम चारों में बांट दी है और ये जो 4 संदूक तुम देख रहे हो ना, इन्हीं में तुम चारों का हिस्सा बंद है। जो संदूक जिसका होगा उस पर मैंने नाम लिखवा दिया है। इसलिए मेरी मृत्यु के बाद तुम चारों अपने अपने हिस्से के संदूक खोल लेना। ये कहकर उन्होंने हम चारों को संदूकों की चाबियां दे दी। और फिर बड़े भाई ने कहा, महाराज, पिता की मृत्यु के बाद जब मैंने अपने हिस्से का संदूक खोला तो वो कागजों से भरा हुआ था। दूसरे भाई ने कहा, महाराज, मेरे हिस्से के संदूक में मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई थी। तीसरे भाई ने कहा, महाराज, मेरे संदूक में कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। चौथे भाई ने कहा, महाराज, मेरे संदूक में पेड़ों की पत्तियां भरी हुई थी। संदूकों के अंदर इस तरह का अजीबोगरीब सामान देखकर हम चारों भाई बड़ी उलझन में फंस गए हैं। आखिर इन सब वस्तुओं का क्या मतलब है? पिताजी ने ये कैसी विचित्र संपत्ति हमें दी है? अभी तक कोई भी हमारी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। मेहरबानी करके आप ही इस समस्या का कुछ हल बताइए महाराज। उन चारों भाइयों की बात सुनकर राजा चंद्रभान भी उलझन में पड़ गया और तब उसने अपने महामंत्री की तरफ देखा और पूछा, महामंत्री जी, क्या आप इन भाइयों की समस्या का समाधान कर सकते हैं? महामंत्री बोला, महाराज, अवश्य कर सकता हूँ। इसके बाद महामंत्री सरजू कुछ देर तक सोच विचार करने लगा और फिर बोला, महाराज, इनकी समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। और फिर महामंत्री उन चारों भाइयों की तरफ देखकर कहने लगा, तुम चारों के पिता बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से किया है, जिस भाई को कागजों से भरा हुआ संदूक मिला है उस बेटे पर पिता ने अपने व्यापार के लेन देन को संभालने की जिम्मेवारी डाली है। मिट्टी से भरे हुए संदूक का मतलब है कि उस संदूक के मालिक को उन्होंने अपनी पूरी जमीन का भार सौंपा है। ईंट पत्थर वाला संदूक जिसे मिला है वो अपने पिता के मकान का स्वामी होगा और पत्तियों वाले संदूक का मतलब है कि उन्होंने अपने बेटे को अपने बाग बगीचों का मालिक बनाया है। मंत्री की बात सुनकर बड़ा भाई बोला, हजूर, हमें नहीं पता था कि पिताजी ने इन संदूकों के द्वारा हम चारों भाइयों को आपस में किस प्रकार से अपनी धन संपत्ति बांटी है, मगर आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हम भाइयों की समस्या का समाधान किया है। सचमुच
आपके न्याय और आपकी अक्लमंदी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। महामंत्री बोला, अब तुम चारों भाइयों को चाहिए कि अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाओ और आपस में मिलजुल कर रहो। चारों भाई मंत्री के इस न्याय से संतुष्ट होकर वापस चले गए। एक बार फिर से महामंत्री ने अपनी बुद्धि से राजा का दिल जीत लिया। कुछ समय ऐसे ही बीता तो राजा चंद्रभान के दरबार में नगर के कुछ नागरिक अपनी फरियाद लेकर आए। महाराज, इन दिनों बड़ी ही तेजी से महंगाई बढ़ रही है। तेल, घी और बाकी सभी चीजों के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाए? हमें तो लगता है महाराज कि नगर के व्यापारियों ने सामान की जमाखोरी कर ली है, जिसकी वजह से राज्य में बहुत ही महंगाई बढ़ गई है। कोई तो उपाय कीजिए महाराज, ताकि प्रजा को इस महंगाई से छुटकारा मिल सके। राजा चंद्रभान ने अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों से इस बारे में सलाह मांगी। एक ने कहा, महाराज, हमें जगह जगह पर एक साथ छापे मारने चाहिए। तो दूसरा दरबारी बोला, महाराज, जमाखोर व्यापारियों के साथ सख्ती करनी चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए। उस दिन राजा का सबसे खास मंत्री सरजू दरबार में उपस्थित नहीं था और राजा उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। तो उसने फरियादियों से कहा, आप सभी मुझे 2 दिन का समय दीजिए। 2 दिन के बाद आप मुझसे फिर से मिलें। इसके बाद शाम के समय राजा अपने महामंत्री सरजू के पास गया और उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। सरजू ने महाराज को इस समस्या को निपटाने के लिए एक योजना बताई, जिसे सुनकर राजा चंद्रभान बहुत ही खुश हुआ। अगले दिन की बात है। नगर के लोग क्या देखते हैं कि नगर की सड़कों पर ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और खच्चरों के काफिले चले आ रहे थे। नगर के लोग और व्यापारी सोचने लगे कि शायद किसी दूसरे राज्य के व्यापारी जो कि बहुत सा सामान लेकर आए हैं। चंद्रपुर के एक व्यापारी ने उस काफिले के एक आदमी से पूछा, क्या माल है भाई तुम्हारे पास? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं घी लेकर आया हूँ। इस काफिले के दूसरे आदमी ने कहा, मेरे पास खाने का तेल है और गुड़ है। ये खबर सुनकर तो चंद्रपुर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। उसी रात को चंद्रपुर के सभी व्यापारी एक जगह पर इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, ये दूसरे नगर के व्यापारी तो बहुत सारा माल लेकर हमारे नगर में आ गए हैं। अब हमारा क्या होगा? हमने जो गोदाम में माल रखा हुआ है, हम अब उसे ऊंची कीमतों पर कैसे बेच पाएंगे? दूसरा व्यापारी बोला, इस समस्या से निपटने का बस एक ही उपाय है। सामान की कीमतों को पहले की तरह कम करना होगा, तभी हम अपने जमा किए हुए माल को बिना घाटे के बाजार में बेच पाएंगे। बाकी के व्यापारी भी कहने लगे, हाँ, अब तो यही उपाय बचा है। 2 दिन के बाद राजा चंद्रभान के दरबार में नगर के वही नागरिक पहुंचे जो महंगाई होने की फरियाद लेकर आए थे। राजा ने उनसे पूछा, बताइए, व्यापारियों ने कीमतें कुछ कम की या नहीं? फरियादी कहने लगे, महाराज, इन 2 दिनों में तो बड़ी अनहोनी हो गई। नगर के सारे व्यापारियों ने कीमतें घटा दी। और तब उनमें से एक आदमी बोला, महाराज, इसका सारा श्रेय दूसरे नगर से आए हुए उन व्यापारियों को जाता है जो 2 दिन पहले ही अलग अलग तरह का माल बेचने के लिए हमारे नगर में आए थे। राजा ने कहा, वे लोग व्यापारी नहीं थे, बल्कि हमारे सैनिक थे जो भेष बदलकर व्यापारी बन गए थे। हमने जमाखोर व्यापारियों से निपटने का ये उपाय किया था। हमारे महामंत्री सरजू ने हमें ये उपाय बताया था। राजा की बात सुनकर एक आदमी बोला, महाराज, अगर वो व्यापारी नकली थे तो उनके पास बेचने का इतना सारा सामान कहाँ से आया? राजा ने कहा, उनके पास सामान नहीं था। सामान की जगह पर ईंट पत्थर भरे हुए थे। जब हमारे नगर के व्यापारियों ने बाहर से आए हुए व्यापारियों के पास इतना अधिक माल देखा तो उन्हें अपने गोदाम में जमा हुए किए माल की चिंता हुई, जिसका नतीजा ये हुआ, उन लोगों को अपने माल की कीमत फिर से कम करनी पड़ी। सारी सच्चाई जानकर सभी फरियादी हैरान थे और कहने लगे, महाराज, सचमुच आप और आपके महामंत्री दोनों बहुत ही समझदार और ज्ञानी हैं। आपकी जय हो महाराज, आपके महामंत्री की भी जय हो। इस तरह से सभी फरियादी राजा और महामंत्री की जय जयकार करते हुए महल से वापस लौट गए। इस तरह से महामंत्री सरजू ने कई मौकों पर राजा को अपनी सलाह देकर कई समस्याओं और विवादों का निपटारा किया। अगले कई सालों तक वो राजा के दरबार में महामंत्री के पद पर काम करता रहा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए।